नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सबको मालूम है कि भारत की 70th लोकसभा अभी अभी खत्म हुई है और लास्ट डे पे आप सबने देखा अयोध्या का राम टेम्पल के ऊपर स्पेशल चर्चा हुई, दोनों हाउस में हुई और दोनों हाउस में बहुत झड़प भी हुई। और झड़प यूं हुई कि जो भारत सरकार ने भारत रत्न देने का डिसीजन लिया है चौधरी चरण सिंह जी को, पीवी नरसिंह राव जी को और एमएस स्वामीनाथन जी को। सब लोग तो कहते हैं कि ये लोग किसान के लिए अच्छा काम किया। एमएस स्वामीनाथन जी ने बड़ा अच्छा रिसर्च किया है। पीवी नरसिंह राव ने भी, एज ए प्राइम मिनिस्टर ही हैज टेकन लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव फॉर रिफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर and Ram Temple also, and Chaudhary Charan Singh also very famous for is known as he is a popular Kisan leader also। लेकिन आपने अगर ध्यान देंगे कल राज्यसभा में जिस तरह से चर्चा हुई, उस चर्चा में राज्यसभा का जो चेयरमैन है धनखड़ साहब, उनपे और कांग्रेस की अध्यक्ष जी उनके अंदर झड़प हुई है और कांग्रेस की कई नेताओं ने बार बार नाराबाजी किया, हाउस को चलने नहीं दिया और धनखड़ साहब को बोलना पड़ा कि जिस तरह से आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं ये उन नेताओं के लिए अपमानजनक है और ये शोभा नहीं देता है। ये एक डेकोरम होता है प्राइम मिनिस्टर में, ऑपोजिशन प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के नाते उनका एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। और भारत के कृषि मंत्री भी उस बात पे इंटरफेयर भी किया। तो कुल मिलाकर जो राज्यसभा और लोकसभा जो खत्म हुई वो एक ऐसे परिस्थिति में खत्म हुई। तो ये क्यों हो रहा है बार बार, इनका असली एम क्या है उसको हम जानेंगे। आज हमारे साथ भूपिंदर धर्माणी जी है जो एक जाने माने पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है और हरियाणा में आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं। हम उनसे जानेंगे। धर्माणी जी, आप ये बताइए, कल जिस तरह से झड़प हुई भारत रत्न को लेके हाउस में, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इनके क्या नियत खराब है या उनका टारगेट कौन है? क्यों इस तरह से झड़प हुआ? देखिए, ऐसा है कि झड़प का कारण तो मेरे को लगता है सबने देखा है। कारण ये रहा कि सभापति ने, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने जयंत चौधरी जो ग्रैंडसन है, पर पोते हैं चरण सिंह जी के, उनके रिक्वेस्ट के ऊपर उनको बोलने का समय दिया। और वो किस नियम के तहत दिया गया, क्यों दिया गया, डिस्क्रिशन क्यों इस्तेमाल की गई, इसको लेकर ही कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन उठाया। उसका मेन कारण ये था कि जिस प्रकार का माहौल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में बना है, उसके बाद जिस प्रकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, पिछड़ा वर्ग जो है उसको बीजेपी ने साधने की कोशिश की और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने से पहले नीतीश जो हैं, जो एक तरीके से जिन्होंने इनिशिएटिव लिया इंडी गठबंधन के लिए, वो वापस एनडीए में आ गए और जिसे कहते हैं ना कि जो सूत्रधार था वही वहाँ से बाहर आ गया। तो इससे इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके नेताओं में बड़ा हड़कंप सा मचा हुआ है। और आप अगर देखें तो उसके बाद जो ये 3 बाद में अनाउंस किए हैं, इसको लेकर भी तरह तरह की राजनीति की जा रही है। कारण क्या है कि पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। इन्होंने एमएस स्वामीनाथन, जिनको लेकर इतना बड़ा आपको पिछले दिनों देखा होगा किस प्रकार कृषि कानूनों को लेकर विवाद देश के अंदर उठाने की कोशिश की गई थी, उसके नाम बार बार स्वामीनाथन जी का लिया जाता रहा। उनको भारत रत्न का अवार्ड देने का मतलब है कि भारत सरकार जो है उनके दिखाए रास्ते पर किसानों को राहत देने का अपने ढंग से प्रयास कर रही है, जिसको लेकर लोगों में भ्रांति पैदा करने का विपक्ष प्रयास कर रहा है। इसी तरह चरण सिंह जी भी जो थे वो किसानों के मसीहा, ग्रास रूट कृषि
जगत से जुड़े हुए रहे हैं, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के रहे हैं, उनको देने का मतलब था कि पूरा का पूरा जो वो एक वर्ग है उसको साधने का भाजपा ने प्रयास किया। और इसको लेकर जो एक थोड़ा बहुत उनको लग रहा था विपक्ष को, इंडी गठबंधन के लोगों को, कि उनको कुछ सांस लेने का मौका मिलेगा, मुझे लगता है कि इसके बाद उनको लगा कि उनका जो भी गणित है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। अगर आपने ये जो भी 17वीं लोकसभा जो अब जिसका आखिरी सत्र ख़त्म हो गया है और राज्यसभा की अगर आपने डिबेट देखी हो, तो उस डिबेट के अंदर अगर आपने देखा हो तो पूरा उन्होंने खाका भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस प्रकार कल राज्यसभा में बोला और आंकड़े दिए कि हमने 370 मिटाया, हमने तीन तलाक मिटाया, ये राम राज्य की तरफ को हम लेके जा रहे हैं, उससे जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने सारा ऐसी प्रकार अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर जिस प्रकार सारे गणित दिए कि हमने किस किस प्रकार काम किया है, 370 हटाने का, यूसीसी लाने का, इसको इसी प्रकार ये अपना राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, किस प्रकार वहाँ का वातावरण निर्मित हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसी प्रकार उन्होंने उज्ज्वला योजना का, आयुष्मान योजना का, किस प्रकार गरीबों को वहाँ पे घर दिए गए हैं, ये सब राम राज्य की इंडिकेटर्स हैं। इससे जोड़कर राम लला को वहाँ पे स्थापित करने के लिए ट्रस्ट को धन्यवाद देना और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को हम समझते हैं कि लोकतंत्र के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रोसीडिंग होती है, आपको पता है वो सारी रिकॉर्ड होती है और इतिहास परक रहती है। वो सारी की सारी चीज़ें सब ने क्या क्या बोला वो सब रिकॉर्ड हुआ है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल थी जिसको लेकर दोनों सदनों ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के लिए। तो मुझे लगता है कि एक पूरी ग्राउंड सत्ता दल ने तैयार की और उसके अंदर कहीं ना कहीं विपक्ष का जो एक मैं ये कहूँ कि जो एक उनका जमीन बिल्कुल पूरी तरह से खिसक चुकी थी, उसमें वो तड़फन, या यूँ मैं कहूँ कि उनकी जो एक छटपटाहट थी वो परिलक्षित हो रही थी राज्यसभा के अंदर, जहाँ पर उन्होंने लोकसभा उनके उपराष्ट्रपति को, जो सभापति हैं, उनको चैलेंज करने की कोशिश की कि आपने किस नियम के तहत उनको बोलने का प्रयास किया। फिर बाद में खैर बोले, उन्होंने ये भी कहा कि हम सबका सम्मान करते हैं, सबने अपने अपने ढंग से काम किया है। ये उन्होंने उसको कवर अप करने की खड़गे जी ने कोशिश की। आपको क्या लगता है ये अपोजिशन का फ्रस्ट्रेशन है क्या, जिस तरह से इंडिया अलायंस इस तरह से खिसक रहा है और उधर पंजाब में भी अकाली के हाँ देखिए ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज ही जैसे आया है संकेत कि भाजपा ने से अकालियों का गठबंधन जो है वो नहीं होने जा रहा है। उधर केजरीवाल ने घोषणा की है कि हम पूरा पंजाब 13 की 13 सीटें और चंडीगढ़ ये 14 सीटों के जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं अगले एक हफ्ते के अंदर हम घोषित कर देंगे, हम अकेले खड़े हैं। तो ये जो इंडिकेशंस हैं, आपने पता है बिहार में वो छिटक चुका है, वेस्ट बंगाल में छिटक चुका है, इधर ये केजरीवाल दिखा रहे हैं, उधर अखिलेश ने उनको सीटें जो दी हैं उससे सब गड़बड़ाया हुआ है। तो मुझे लगता है वो जो बिखराव की स्थिति है जो शुरू से ही मानी जा रही थी वो अभी से ही नज़र आ रही है। और इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि अब जो कुछ जानकार हैं, मेरे साथ हमारे मित्र हैं, वो बैठे थे, वो कह रहे थे कि भाजपा को इस समय जो वातावरण है उसमें ऑलरेडी इतना लोगों का समर्थन है कि वो अपने बूते पर ही बहुत अच्छी सीटें ले जाने की स्थिति में है। तो जो पारिवारिक दल हैं, जैसे अकाली दल का आपने जिक्र किया, ऐसे ही आप उधर टीडीपी की भी बात कर रहे थे, तो आप उनको जो ऑलरेडी लगभग लोगों द्वारा नेग्लेक्ट किए जा चुके हैं, रिजेक्ट किए जा चुके हैं, उनको रिवाइव करने का प्रयास भाजपा ना करे, ये ऐसा लोगों का सुझाव है। अब वहाँ का नेतृत्व उसमें क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, ये देखना पड़ेगा। लगता है कहीं ना कहीं भाजपा अपना जीत के साथ साथ भी एनडीए को स्ट्रेंथन करने की कोशिश जारी है। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा, जब भाषण दे रहे थे थैंक्स मोशन में, उन्होंने कहा अब की बार तो उन सब
कह रहे थे कि 400 पार, तो आपको क्या लग रहा है कि सचमुच में ये 400 पार की तरह जा रहा है? देखिए, आप अगर इसको देखें कि जो उत्तर क्षेत्र के राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ पे जितनी भी सीटें हैं वो 100% भाजपा के पास हैं। अब इन परिस्थितियों में लक्ष्य को उन्होंने मतलब 400 में एनडीए के लिए रखा है, 400 पार। तो उसके लिए उनको साउथ में भी, साउथ की जो सीटें हैं, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कम सीटें आती हैं, कर्नाटक में तो उनको अच्छी सीटें आती हैं, और केरल में, इन 4 राज्यों में से 2 राज्य जो कम से कम हैं, तमिलनाडु और मेरे को लगता है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसमें इस बार प्रधानमंत्री ने काफ़ी कंसंट्रेट किया है और उम्मीद कर रहे हैं लोग कि वहाँ से कुछ अच्छी सीटें बीजेपी को इस बार शायद आ सकती हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए, बंगाल है जहाँ से कुछ सीटों की इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो वो जो सीटों की इम्प्रूवमेंट है वो तभी होगी अगर कम दल जोड़े जाएंगे, या जो दल जोड़े जाएंगे उनको उनकी हैसियत के हिसाब से कम सीटें दी जाएं। सिर्फ इसलिए दी जाए कि उनको एनडीए का पार्ट बना है, क्योंकि आज अकाली दल के पास कुछ नहीं है। आज अगर आपने नीतीश जी को भी लिया है तो जेडीयू को भी जो पिछली बार सीटें दी थी उससे कम दी जानी चाहिए, ये लोगों का मत है। अब उसमें भाजपा नेतृत्व इसको कैसे डील करता है ये देखना पड़ेगा। तो आपने सुना कि एक तरफ से कांग्रेस जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में न्याय यात्रा चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, दूसरी तरफ भाजपा पूरी तरफ से लगा हुआ है अपना बढ़ोतरी के साथ साथ उसकी जितने पुराना एनडीए अलायंसेस है उन सबको लेके चलने का। ऑलरेडी जो अमित शाह जी के नेतृत्व में इलेक्शन 2024 का फिर से लड़ा जाएगा। अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर कोई एनडीए की पुराना घटक वापस आना चाहते हैं तो उनको स्वागत है। नहीं, पर वो स्वागत जो है ना वो भाजपा अपनी टर्म पे करे। जैसे अकाली दल ने पिछली बार भाजपा को 2 सीटें दी थी जी, तो 2 सीटों पे तो अब भाजपा, क्योंकि पूरा का पूरा वहाँ कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस भाजपा में शामिल हो चुकी है, तो इस समय तो प्रमुख विपक्षी दल ही भाजपा है, अकाली दल का भी एग्जिस्टेंस नहीं है। सिमिलरली जैसे आपने टीडीपी का जिक्र किया, तो ऐसे जो दल हैं उनको अगर शामिल करना लेना चाहिए, सबको अच्छी बात है कि सबको लिया जाए, लेकिन अब उनको उनकी हैसियत के हिसाब से ही सीटें दी जाए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी 2024 में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस 2 डिजिट नंबर से ऊपर पार कर पाएगी। पूरा भारत अयोध्या में राम मंदिर के बाद और भाजपा की जो बेसिक इश्यूज था, अभी यूसीसी पे भी कल अमित शाह जी ने कहा है कि इलेक्शन से पहले वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो लगता है कांग्रेस को फिर से कोई नई स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा, तब जाके नरेंद्र मोदी जैसे बीजेपी का नेतृत्व के सामने खड़ा हो पाएगा। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस ऐसा स्थिति में नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी को बराबर तो दूर की बात है टक्कर देने का स्थिति में भी पहुंच पाएगा। ऐसी चर्चा हम फिर से जारी रखेंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है मुकेंद्र जी हमारा स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद।